द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और आप इस समय हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं साहित्य सामग्री, और जिसे कहा जाता है हिंदी साहित्य की वीणापाणी महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी की कुछ बातों को आप पढ़ चुके हैं, जैसे उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था 1907 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। लगभग 80 वर्ष की अवस्था तक ये जीवित रहीं। और जैसा कहा जाता है इनके साहित्य पर इनके माता हेमरानी का प्रभाव रहा। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ रचना से संबंधित। इसके पिछले वाले वीडियो में कुछ रचनाएं आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, उन्हीं रचनाओं से थोड़ा आगे पॉइंट में और देखते हैं। चलिए, आपने काव्य संग्रह में कुछ रचना को नोट किया रहा होगा, जैसे देख लीजिए एक बात होगा, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य गीत, इसके बाद चारों जब संकलन करते हैं, निहार, रस, नीरजा और सांध्य गीत, तब एक नई रचना बनती है यामा। इसके बाद आधुनिक कवि महादेवी, और दो रचनाएं और हैं, जिनमें से दीप शिखा व सत्पर। इन रचनाओं के बारे में मैंने कुछ पॉइंट पिछली वीडियो में बताया था, जिनमें से यहाँ तक पॉइंट हो चुके थे। निहार की रचना 1930 ईस्वी में होती है, रस की रचना होती है 1932 ईस्वी में, नीरजा की रचना हो जाती है, चलिए देखते हैं, 1935 ईस्वी में, सांध्य गीत होती है 1936 ईस्वी में। इन्हीं चारों को जब मिला दिया जाता है तो 1940 ईस्वी में यामा की रचना होती है। यही यामा आपके वनडे एग्जाम या और एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 1982 ईस्वी में इसी यामा पर महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। तो यहाँ तक मैंने कल कुछ पॉइंट को देखा था, तो आइए चर्चा करते हैं आज अगली रचना, आधुनिक कवि महादेवी। तो इस रचना के बारे में थोड़ा चर्चा पर चर्चा की जानी चाहिए। नाम है आधुनिक कवि महादेवी। ये भी काव्य संग्रह के रूप में माना जाता है। इसकी रचना इन्होंने किया था 1940 में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 1940 में, और ये है 1942 ईस्वी में, और ये है 1960 ईस्वी में। तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं आधुनिक कवि महादेवी के बारे में। आधुनिक कवि महादेवी है कि एक काव्य संकलन या काव्य संग्रह। कभी भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक कवि महादेवी जो रचना है, यह इनकी एक नाटक है, काव्य संग्रह है, कहानी है। तो आधुनिक कवि महादेवी जो रचना है, यह इनका एक क्या है, काव्य संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1944 ईस्वी में इन्हें इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। कभी भी पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी रचना है जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। देखिए, जितने पुरस्कार रचनाएं होती हैं
वो ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब यूपीएसआई हुआ, चाहे वनडे एग्जाम से संबंधित या यूपीटेट से संबंधित जो भी आपके एग्जाम होते हैं, जिस पर पुरस्कार मिलता है, पुरस्कृत रचनाएं सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पूछा जा सकता है यामा के बारे में भी और आधुनिक कवि महादेवी बारे में पूछा जा सकता है। यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन आधुनिक कवि महादेवी पर इन्हें क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल 74 गीतों का संकलन है। कितने गीतों का? कुल 74 गीतों का इसमें संकलन है। आपसे देखिए, आपके एग्जाम के तौर पर इतने पूछे जा सकते हैं कि आधुनिक कवि महादेवी एक है, पूछा जाएगा उपन्यास, नाटक, काव्य संग्रह, तो आपको क्या बताना होगा? काव्य संग्रह। आपसे पूछा जा सकता है इनकी कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो मिला था 1944 में किस पर मिला था? आधुनिक कवि महादेवी पर। और क्वेश्चन किया जा सकता है इनके जितने काव्य संग्रह हैं, कौन से काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन से? यामा पर। यामा कैसा है? जब निहार, रस, नीरजा, सामगीत, इन चारों का संकलन करके एक नई रचना बना दी जाती है, उसका नाम क्या होता है? यामा होता है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आधुनिक कवि महादेवी एक इनके काव्य संकलन है जो 1940 ईस्वी में लिखा गया। 1944 पर इसी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रचना से थोड़ी व्याख्या कर देते हैं, इसमें क्या बातें छिपी हैं। अगली रचना का नाम है दीप शिखा। तो आइए हम लोग दीप शिखा के बारे में पढ़ते हैं। दीप शिखा क्या है? तो इसे भी कुछ लोग काव्य संग्रह के रूप में मानते हैं, तो लिखा जाए दीप शिखा। अगली रचना दीप शिखा 1942 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन किया जा सकता है इसमें कितने गीतों का संग्रह है? इसमें कुल 51 गीतों का संग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है कि दीप शिखा में इनका काव्य संकलन है, इस काव्य संकलन में कुल कितने गीतों का संग्रह है? तो ध्यान दीजिएगा, इस काव्य संकलन में, इस काव्य संग्रह में कुल 51 गीतों का क्या है? संग्रह। और एक क्वेश्चन आता है कि इनके रहस्यात्मक गीतों का वर्णन किसमें हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड में आ चुका है। इतने पूछा गया था, ऐसे 4-5 विकल्प दे देगा, इसी में से पूछेगा इनकी किस रचना में रहस्यात्मक गीतों का वर्णन हुआ है, तो दीप शिखा होगा। तो लिखा जा सकता है कि इसमें रहस्यात्मक गीतों का वर्णन है। इसमें किन गीतों का वर्णन है? रहस्यात्मक गीतों का वर्णन है। यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ये रहे आपके दीप शिखा से महत्वपूर्ण पॉइंट। दीप शिखा भी काव्य संकलन या काव्य संग्रह के रूप में है, जो जिसकी रचना 1942 ईस्वी में हुई। इसमें कुल 51 गीतों का क्या है? संग्रह है, और इसमें रहस्यात्मक गीतों का वर्णन है। यही रहस्यात्मक गीत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आइए इनके काव्य के रूप में अगली रचना का नाम लिखते हैं, जिसका नाम है सप्तपर्णा। देखिए मित्रों, सप्तपर्णा से भी क्वेश्चन किया जा चुका है। तो आइए अगली रचना करते हैं, लिखते हैं सप्तपर्णा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चाहे यूपीटेट हुआ, चाहे यूपीएसआई हुआ, अदर एग्जाम से संबंधित कोई भी अगर रचना से क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसकी रचना 1960 ईस्वी में हुई। यह भी एक काव्य संकलन है, काव्य संग्रह है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत महत्वपूर्ण ये है। लिखा जाएगा इस काव्य में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में
काव्यानुवाद किया गया। तो हिंदी में काव्यानुवाद किया गया है किसमें? सप्तपर्णा में। अब देखिए, वास्तव में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसी ऋग्वेद में वास्तव में जो श्लोक होते हैं उसी श्लोक का नाम मंत्र कहलाता है और उसी संस्कृत मंत्रों को महादेवी वर्मा जी ने हिंदी में काव्यानुवाद किया था। तो हिंदी में काव्यानुवाद किया था। वास्तव में पूछा भी जाता है ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्यानुवाद जो महादेवी वर्मा ने किया था किस रचना में किया था, क्या होगा? सप्तपर्णा होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें कुल 32 गीतों का संकलन। कितने गीतों का? 32 गीतों का संकलन है। इस तरह से आप समझ गए होंगे निहार, रस, नीरजा, सामवेद, यामा, आधुनिक कवि महादेवी और दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये काव्य संकलन आप अपेक्षा करता हूं कि क्रमवत, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इनका क्रम क्या है, तो काव्य संग्रह का मैंने क्रम लिखाया है, बिल्कुल इसलिए सही लिखाया है। तो आपसे अगर क्रम भी पूछा जाएगा तो क्रम भी आपको बताना होगा। तो इस तरह से इनके प्रमुख ये रहे काव्य संग्रह से। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी है, तो आइए इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कविताएं। अब ध्यान, महत्वपूर्ण कविताओं के बारे में जब बात करेंगे, पहली कविता वास्तव में बंग दर्शन। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के समय में एक बार बहुत अकाल हुआ बंगाल में, उसी अकाल का महादेवी जी ने वर्णन किया। किस कविता में? बंग दर्शन। बंग दर्शन की इसलिए हमको नहीं याद करनी है, यह एक कविता है, शीर्षक कविता है, इसकी कोई इसलिए नहीं बनाई जाती है। इस तरह से बंग दर्शन में वास्तव में बंगाल में जो अकाल पड़ा था उससे संबंधित इसमें तथ्य वर्णन है। दूसरा है हिमालय। आपने सुना होगा भारत पर एक बार चीनियों ने आक्रमण किया था, तो भारत चीन के युद्धों का वर्णन जिसमें हुआ है वो किसमें हुआ है? हिमालय में हुआ है। तो बंग दर्शन, हिमालय, यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाए जाते हैं। अगला है मित्रों, पागल है क्या? पागल है क्या? यह भी इनकी एक शीर्षक कविता है जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। और इस तरह से परिक्रमा, तो कभी कभी शीर्षक कविताओं से भी क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। इस तरह से पॉइंट के रूप में जाने रहिएगा। एक नाम है दीप गीत, अगला क्या नाम है? दीप गीत। तो दीप गीत भी इनकी क्या है? शीर्षक कविता है। और अंतिम है प्रथम आयाम। तो इस तरह से ये इनके महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो शीर्षक कविता के रूप में जानी जाती है। बंग दर्शन, हिमालय, पागल है क्या, परिक्रमा, दीप गीत और प्रथम आयाम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर कभी पूछ लिया गया तो आप बता सकते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक ग्रंथ या महादेवी वर्मा के प्रमुख संस्मरण। प्रमुख संस्मरण, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो मित्रों इनके कुल 4 संस्मरण है। कितने संस्मरण है? 4 संस्मरण है। आइए इन 4 संस्मरणों के पहले नाम बता देते हैं ताकि एक एक की व्याख्या की जा सके। पहले है अतीत के चलचित्र। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसकी वास्तव में जब रचना इन्होंने की तो रचना का समय है 1941 ईस्वी। और अगला है स्मृति की रेखाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा चुका है। इसकी रचना इन्होंने 1943 ईस्वी किया था। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं
अगले रचना के नाम है वो है पथ के साथी। पथ के साथी इसकी रचना इन्होंने 1956 ईस्वी में किया था। और अगले रचना का नाम है मेरा परिवार। यहाँ से ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एग्जाम के लिए बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रचना इन्होंने 1956 इस तरह से ये इनके प्रमुख संस्मरण क्या है, पहले हम जान लेते हैं संस्मरण होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी सजीव व्यक्ति के बारे में या सजीव व्यक्ति से हम मुलाकात करते हैं और सजीव व्यक्ति जब हमारे पास से चला जाता है, उसको याद करके जो उनके बारे में कविता या कथा लिखी जाती है उसी का नाम क्या होता है, संस्मरण होता है। ये सजीव में होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक रेखा चित्र सुने होंगे आप लोग। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र वास्तव में निर्जीव की भी बातें या स्थलाकृतियों के बारे में भी लिखा जा सकता है, लेकिन संस्मरण में वास्तव में जब कोई सजीव व्यक्ति किसी सजीव व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसी को याद करके जो ग्रंथ लिखता है उसका नाम क्या होता है, संस्मरण। इनके प्रमुख 4 संस्मरण हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पूछा जाता है इनके अतीत के चलचित्र में कुल कितने संस्मरण है, यानी कुल कितने व्यक्तियों से महादेवी वर्मा मिली थी तब उनको याद करके लिखे थे। तो इनके कुल 11 संस्मरण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अतीत के चलचित्र में कुल कितने संस्मरण हैं, 11 संस्मरण हैं। अब देखिए स्मृति की रेखाओं में कुल कितने संस्मरण हैं, तो 7 संस्मरण। कितने संस्मरण, 7 संस्मरण। स्मृति की रेखा से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इस संस्मरण इन्हें द्विवेदी पदक, बहुत इंपॉर्टेंट, द्विवेदी पदक पुरस्कार मिला था। और यही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने कहा जितनी पुरस्कृत रचनाएं होती हैं वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस संस्मरण इन्हें भारत भारती, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, भारत भारती पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र में कुल 11 संस्मरण का वर्णन है। स्मृति की रेखाओं में कुल 7 संस्मरण है। 7 संस्मरण में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्मृति की रेखा में इन्हें कौन कौन पदक मिला था, पुरस्कार। द्विवेदी पदक पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार किस पर मिला था, स्मृति की रेखाएं पर। अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है पथ के साथी। पथ के साथी में कुल 11 संस्मरण है। कितने संस्मरण, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अतीत के चलचित्र पहले 11, दूसरे में स्मृति की रेखा में 7, फिर तीसरे में 11, मेरा परिवार वो संस्मरण है, इसमें भी कुल कितने हैं, 7 संस्मरण। इस तरह से मित्रों 11-7 का मेल रहा, 11-7 आप याद रखिएगा। अगर कभी संस्मरण पूछा गया कितने संस्मरण है, देखिए अगर वनडे एग्जाम या यूपीएसआई आप देखें तो उसमें इतने पूछे जा सकते हैं कि अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब महादेवी वर्मा के क्या है, ये सब क्या है, संस्मरण। क्वेश्चन आता है कि अतीत के चलचित्र या स्मृति की रेखा, पथ के साथी, मेरा परिवार, इन चारों संस्मरण में किस पर द्विवेदी पदक पुरस्कार मिला था, तो कौन होगा, स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन आता है कि इन चारों संस्मरण में किस पर भारत भारती पुरस्कार मिला था, तो किस पर मिला था, स्मृति की रेखाओं पर। इस तरह से ये पॉइंट हो गए यहाँ से। अब ध्यान दीजिएगा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सारी विषय वस्तु, सारे ग्रंथ किसके अंतर्गत आएंगे, संस्मरण के अंतर्गत आएंगे। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जी वास्तव में वैसे नहीं हिंदी की वीणा पाण कहलाई, वास्तव में इनके अंतर्गत
अनेक प्रकार की प्रतिभाएं, चाहे काव्य के क्षेत्र में हुआ, चाहे पुरस्कार से संबंधित रचना के क्षेत्र में, इनका बहुत ही विशद वर्णन होता है। तो आइए अब देखते हैं महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध ग्रंथ। आइए प्रमुख निबंध ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख निबंध ग्रंथ, तो प्रमुख निबंध ग्रंथों में कुल 3 निबंध ग्रंथ हैं। कितने हैं? 3। तीनों के नाम याद कर लेते हैं, केवल नाम ही पूछा जाता है। जैसे पहला निबंध है श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां, ध्यान दीजिएगा, ये 1942 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और दूसरा है छड़दा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि छड़दा महादेवी वर्मा का एक क्या है, कविता है कि निबंध संग्रह है कि संस्मरण है, तो क्या होगा? निबंध संग्रह होगा। इसकी रचना इन्होंने 1956 ईस्वी में लिखा था, किया था। अगली बात करते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला है पॉइंट के रूप में साहित्यकार और आस्था, या कह सकते हैं साहित्य और आस्था। ये निबंध है 1962 ईस्वी में लिखा था। ये पॉइंट हो गया इनके प्रमुख निबंध ग्रंथ से। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, साहित्य और आस्था, ये सब महादेवी वर्मा की कैसे ग्रंथ हैं, किस प्रकार की रचना है, ये सारी चीजें क्या है? निबंध ग्रंथ है। क्या है? निबंध ग्रंथ। तो आइए चर्चा करते हैं महादेवी वर्मा के प्रमुख पत्र। इन्होंने कौन कौन सा पत्र प्रकाशन किया था, प्रकाशित कराया था? आइए इनके कुछ पत्रों के बारे में लोग जानते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इनके प्रमुख पत्रों के बारे में। हेडिंग डाल देंगे महादेवी वर्मा के प्रमुख पत्र। अब ध्यान दीजिएगा, इनके पत्रों की संख्या कितनी थी? 4। ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है 4 पत्रों से। तो आइए एक एक पत्रों की बात करते हैं। तो पहले पत्र का नाम है चांद, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। इस पत्र का प्रकाशन कब तक रहा? 1932 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक। तो चांद का प्रकाशन रहा। क्वेश्चन किया जा सकता है किस प्रकार का पत्र है? यह एक मासिक पत्र है। बस इतने क्वेश्चन किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। पहली बात ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि चांद किसका समाचार पत्र है? तो चांद जो समाचार पत्र है महादेवी वर्मा का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने वास्तव में बालिकाओं के लिए, बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए एक पत्र लिखा था जिसका नाम क्या है? महिला। इसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था? इसका प्रकाशन इन्होंने किया था 1937 ईस्वी में। यह कैसा पत्र था? यह पत्र था आपका पाक्षिक। कैसा पत्र था? पाक्षिक पत्र था। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, अगला जो पत्र है उसका नाम है साहित्यकार। ये महत्वपूर्ण है। चांद के बाद अगला पत्र है साहित्यकार, जो महत्वपूर्ण है। इसका सबसे लंबे समय तक प्रकाशन चला। ये 1928 ईस्वी से शुरू हुआ, जो 1987 ईस्वी यानी उनके मृत्यु तक चलता रहा, प्रकाशित होता रहा। इस पत्र का नाम क्या रहा? साहित्यकार रहा। अगला पॉइंट है विश्ववाणी युद्ध। विश्ववाणी युद्ध, यह पत्र इनका कब प्रकाशित हुआ? 1963 ईस्वी। तो ध्यान दीजिएगा, कुल 4 पत्र हैं इनके। कौन कौन पत्र हैं वो? 4। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चांद है, 32 से और 36 के बीच ये प्रकाशित होता रहा। महिला 37 में प्रकाशित हुआ, जो एक पाक्षिक पत्र था। साहित्यकार यहाँ नहीं लिख पाए, इसे भी लिख दीजिएगा, ये भी एक मासिक पत्र है। और विश्ववाणी युद्ध जो है ये एक साप्ताहिक पत्र। तो इस तरह से मित्रों आपसे अपेक्षा की जाए
कि अगर एग्जाम में पूछा जाए चांद, महिला, साहित्यकार, विश्ववाणी युद्ध, ये सब किसके पत्र हैं? ये सब महादेवी वर्मा के प्रमुख पत्र हैं। तो चर्चा पर चर्चा आपकी यहाँ से की जानी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है महादेवी वर्मा की मुख्य कविता कौन है। इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण कविता है जो अक्सर महादेवी वर्मा अपनी विरह वेदना में तप करके गाया करती थी। तो क्वेश्चन डाल देंगे या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण कविता क्या है। तो महादेवी वर्मा की सबसे महत्वपूर्ण कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनकी एक महत्वपूर्ण कविता क्या है। मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट में है परिचय इतना, इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट में उमड़ी कल थी, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कितनी महत्वपूर्ण ये कविता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वास्तव में अपने पति श्याम नारायण को छोड़ करके ये वास्तव में बाल्यकाल में विवाह हो जाता है और बाल्यकाल में विवाह होने के बाद उन्हें वास्तव में नकार देती हैं। उसके बाद जब जाती है विरह वेदना के गीत गाती हैं और विरह वेदना के गीत के रूप में ये जाना गया है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, कोटेशन ऐसे एग्जाम में दे देता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी कविता है। ये महादेवी वर्मा की सबसे महत्वपूर्ण कविता है। तो इस तरह से आप लोग महादेवी वर्मा के बारे में आज आपने इनके प्रमुख काव्य संग्रह पढ़ा, आपने महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध ग्रंथ को पढ़ा, प्रमुख इनके पत्रों को पढ़ा और ध्यान दीजिएगा इनसे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य भी मैंने कल लिखाया था। कल वाली वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा ताकि दोनों जोड़ करके कोई महादेवी वर्मा से एक भी पंक्ति छूटे ना। इस तरह से इनका जन्म 1907 ईस्वी में होता है और ध्यान दीजिएगा होली के दिन ही होता है मार्च में, और इनका जो निधन होता है 1987 ईस्वी को होता है। इनका जन्म फर्रुखाबाद यूपी में होता है। और ध्यान दीजिएगा इनके काव्य पर वास्तव में इनकी माता हेमरानी का प्रभाव रहा, इसीलिए इन्हें वास्तव में साहित्य की वीणा पाणी भी कहा जाता है, छायावाद की शक्ति कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसी कौन कवयित्री है जिनको छायावाद की शक्ति कहा जाता है। तो छायावाद की शक्ति यानी दुर्गा के रूप में जानी जाती है कौन? महादेवी वर्मा। और ध्यान दीजिएगा छायावाद के 4 स्तंभ थे, 4 स्तंभ में मैंने चारों के नाम लिखा दिए हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ थे वो 4 स्तंभ आपके यही थे, कौन? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ थे। चारों स्तंभ से क्वेश्चन आता है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया। तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया। पूछा जाता छायावाद का विष्णु किसे कहा गया। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का क्या कहा गया? विष्णु कहा गया। पूछा जाता है छायावाद का रुद्र या रुद्र माने शिव इसे कहा गया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया। और पूछा जाता छायावाद की शक्ति कौन है। शक्ति का मतलब दुर्गा। तो भैया छायावाद की जो शक्ति है दुर्गा है, वो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। इनके कविताओं में भी रहस्यात्मक तथ्यों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा के बाद छायावाद के कुछ और भी कवि आते हैं, लेकिन वो कवि वास्तव में राष्ट्रीय
सांस्कृतिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, विचारधारा के प्रमुख कवि। तो वास्तव में इनका जो काम था ये देशवासियों के जगाने का काम था। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं और सियाराम शरण गुप्त आते हैं, इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि कवि कवित्री आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन महादेव वर्मा से जितना क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाता है वो सारे क्वेश्चन वास्तव में यहाँ पूछे जा चुके हैं। आपसे इतने क्वेश्चन पूछा जाता है, यामा में 4 कौन कौन रचनाएं संकलित हैं? आप कहेंगे निहार, रस, नीरजा, सांदगीर, ये 4 रचनाएं यामा में संकलित हुई। तब यामा को 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, इनके किस संस्मरण पर द्विवेदी पदक और भारत भारती मिला था? तो ध्यान दीजिएगा, स्मृति की रेखाएं, इसी संस्मरण पर इन्हें वास्तव में द्विवेदी पदक और भारत भारती पुरस्कार मिला था। ये सभी चर्चाएं की जा चुकी हैं आपके चैनल पर, और आप लोग इसके पूर्व वाले वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा ताकि दोनों वीडियो पढ़ करके महादेव वर्मा के संपूर्ण निचोड़ को हम पढ़ सकें। और गारंटी है कि अगर महादेव वर्मा से कभी क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शेष राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के कवियों को पुनः अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।